अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अंग्रेज़ी में भी कहा जाता है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, बिकॉज वीकेंड का इंतज़ार हर वर्किंग इंडिविजुअल को होता है। बच्चों के लिए तो आजकल छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं, पेरेंट्स को इंतज़ार है उनके स्कूल्स खुल जाने का। लेकिन असल खुशी और असल वीकेंड तो मना रहा है जी इस वक्त कराची, बिकॉज आज इट्स अ वेरी क्लाउडी ओवरकास्ट आउटसाइड, बल्कि रिमझिम फुहार भी पड़ रही है। कहा जा रहा है 12 बजे और नमाज के बाद यानी तकरीबन 2 से 3 बजे दोपहर में बारिश एक्सपेक्टेड है। बस उम्मीद ये है कि ये अब्र रहमत बनकर बरसे और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वैसे मैं सोच रही थी कि क्या इतने सारे अजीब व गरीब मामला देखने के बाद जब हम अचानक से क्लाउड बर्स्ट देखते हैं, अर्बन फ्लडिंग देखते हैं, जहाँ होते हैं वहाँ फंस कर रह जाते हैं, क्या हमने बतौर पाकिस्तानी या बतौर कराचीआइट वेदर फोरकास्ट को देखना शुरू किया है? यानी अब आपके पास सैटेलाइट सिस्टम से काफ़ी हद तक आपको बड़ी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है कि भाई फ़लानी तारीख को किस किस्म का मौसम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 19-20 हो सकती है, अगर बारिश ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या हम अपने सोशल कैलेंडर्स को, इवेंट्स को ये देखकर प्लान करते हैं कि उस दिन मौसम कैसा होगा? हम तो अक्सर यानी आई कैन टेल यू कि कॉर्पोरेट लाइफ में मैंने अक्सर देखा है कि लोग इस्लामिक कैलेंडर्स या जो कल्चरली सेंसिटिव कैलेंडर होता है उसके जानते हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है कि किसी जगह पहुँचे और उनको फिर रियलाइज़ हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजियसली आज तो इनका ऑफ है या इनकी कोई और गजेटेड हॉलीडे चल रही है। सो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ। लेकिन जहाँ हम ज़िंदगी की मुख्तलिफ और चीज़ों पे सोच विचार कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये दिखाते चलें कि इस वक्त वर्ल्ड इज़ वॉचिंग इन हॉरर एज़ ईरान और यूएस के जो आपसी मामलात हैं उसमें फिर री एस्केलेशन हुई है। री एस्केलेशन के बारे में आपको बताते चले कि यूएस ने कहा है कि स्ट्राइक्स ईरान की जो मिलिट्री माइट है उसको ख़त्म करने के लिए की जा रही है और उसकी तमाम इन कैटेगरी कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म करना हमारा मंजिल, हमारा एम है। इसके अलावा उन्होंने ईरान की तरफ से अगर देखा जाए उनका मौक़िफ़ है कि ये एक बारबेरिक किस्म की एस्केलेशन है और ये कैंसर हॉस्पिटल्स और मुख्तलिफ और जो तनसीबी इस तरह के यानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिविलियन इलाके हैं, वहाँ पे ये अटैक्स जारी हैं। इसके अलावा इसको उन्होंने कहा है कि यूएस के ख़िलाफ़ इनको एज़ वॉर क्राइम रिकॉर्ड होना चाहिए। तेहरान ने हूतीज़ को भी कहा है कि वो रेड सी गेटवे को बंद कर दें अगर ख़ास तौर पे पावर नेटवर्क्स को अमेरिका हिट करता है। आइए ज़रा सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। अ लॉट ऑफ आर बीन टॉकिंग अबाउट कि किस तरह उनको लगता है कि इस्लामाबाद में किया जाने वाला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ़िल वक्त बिल्कुल मौतर, कम्प्लीटली फ्रैक्चर्ड नज़र आता है, लेकिन क्या उम्मीद की कोई भी किरण बाकी है? हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एनालिस्ट हैं, और उनसे जानते हैं कि ख़ित्ते की भी क्या सूरत हाल है और थोड़ा सा मैं उनसे यकीनन पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात है उसका भी जायज़ा लेने के लिए कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल, क्या हम वाकई ये समझें कि जो मीडिएशन एफ़र्ट, जो सालिसी किरदार पाकिस्तान और कतर अदा कर रहे थे ताकि ये मामलात संभल सकें, एट दिस मोमेंट इट सीम्स दैट दे हैव बीन कम्प्लीटली अनरावल्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग। और आपके लिए बारिश की बहुत दुआ, लेकिन बारिश के बाद जो ज़हमत होती है उससे भी बचने की दुआ मेरी तरफ से। जहाँ तक ताल्लुक़ है जी, बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान की तमाम जो एफ़र्ट्स थी, इतनी ज़्यादा कोशिश थी, और द ओनली कंट्री हु पुट इन ऑल एफ़र्ट्स कि किसी सूरत ये जंग थम जाए, और वी वर क्वाइट सक्सेसफुल। लेकिन उसके बाद दोबारा इसको सैबोटाज किया गया। आई थिंक जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का जो कल का पॉडकास्ट इंटरव्यू है, उसके अंदर बड़ी वजाहत से उन्होंने बता दिया कि हाउ इजरायली लॉबी हैज़ इन्फ्लुएंस्ड, और उन्होंने किस तरीके से सैबोटाज करने के लिए कोशिशें की, और अभी तक बाय स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर, वो किस तरीके से लगा के अमेरिका के अंदर एक नई सोच को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पहली दफ़ा किसी वाइस प्रेसिडेंट ने इतना ओपनली आके क्रिटिसाइज किया है इजराइल को। आई थिंक दिस इटसेल्फ इज़ अ बिग सक्सेस। दिस का मतलब यह है कि जेडी वेंस अब जूइश लॉबी के निशाने के ऊपर हैं, ज़ायनिस्ट के निशाने के ऊपर हैं, और आई थिंक एक्चुअली हिज लाइफ इज़ इन डेंजर, रादर दैन कि अगर कहा जाए कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो खुद साख्ता ये कह रहे हैं कि जी मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, हालांकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि वो सिर्फ एक सनसनी पैदा कर रहे हैं। अच्छा हाउएवर अब्दुल्ला साहब, इस पे एक छोटा सा कमेंट ये भी चाहूँगी कि
इसका क्रेडिट लेना चाहेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल नेतन्याहू ने बड़े खुल के ये बयानात भी दिए हैं कि जो ये एक दरार पड़ी है यूएस और इज़राइल के ताल्लुकात में, जो हमेशा दो जिस्म एक जान की तरह एक्ट करते थे, हमेशा बहुत अलाइंड होते थे, उस पर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने सैबोटाज किए हैं अमेरिका और इज़राइल के ताल्लुकात। तो अगर आपने जैसे कहा कि जेडी वैंस के इस ओपन गुफ्तगू को, इस कैंडिड बात को अगर सेलिब्रेट करें, तो इज़ इट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान? जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज़ आप ये देखिए कि उसने जब नेतन्याहू ने ये बात कही तो उससे पहले क्या हो रहा था। देयर वर 3 कंट्रीज़ जो कि इन्वॉल्व थी, ईरान, अमेरिका और इज़राइल। बुनियादी तौर पे ये लड़ाई इज़राइल की थी और अमेरिका इसमें कूदा था। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात का दौर इस्लामाबाद में करता है, इज़राइल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। हालाँकि वो एक फ़रीक था और उसको बिल्कुल इसमें शामिल नहीं किया जाता, और इस लेवल की टॉक्स इसमें खुद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तशरीफ लाते हैं। फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के अंदर होता है, वहाँ भी जेडी वैंस को आते हैं, लेकिन इज़राइली नुमाइंदा तक नहीं आता, वहाँ उसको माइनस कर दिया जाता है। हालाँकि बड़े एक कयास आ रही थी कि वहाँ इजरायली कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुंच सके। तो पाकिस्तान ने दूध में मक्खी की तरह से निकाल के इजराइल को बाहर कर दिया। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं उसकी ये बात जस्टिफिकेशन के अंदर आती है, लेकिन मेरे ख्याल में हालात और वाक़यात भी ऐसे बन गए थे जिसके अंदर इजराइल कहीं भी खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा था, एंड नोबडी वांटेड टू टॉक टू इजराइल। लेकिन यहाँ जो अभी सूरत हाल जंग की है, मैं ज़रा थोड़ा सा ग्राउंड पे आपको ब्रीफ कर दूँ। देखिए, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज था और टाइम बाय करने की एक तरीका कहा था जो कि अमेरिका वहां कर रहा था, और उनकी ये कोशिश थी कि अपने अवाम के अंदर ये तासुर पैदा कर दें कि असल में ये जंग खत्म नहीं हुई, नाइदर वी सरेंडर्ड नॉर वी लॉस्ट, बल्कि ये जंग एक प्रोसेस है जो जारी और सारी है। और यही वजह है कि उन्होंने दोबारा से तमाम जो बुनियादी मामलात थे एमओयू के 14 पॉइंट्स, उसको वायलेट भी किया, एक ऑल्टरनेट रूट निकालने की कोशिश की जो कि ईरान ने उस पर रिजिस्ट किया, और रह रहते जो हुआ वो सबके सामने है। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू किया, जिसका आप जिक्र फरमा रही थी, तो वो अब मेरे ख्याल में इट्स अ क्लियर कट वायलेशन जिसके ऊपर ईरान। Can I ask you one question on this? अब्दुल्ला साहब, I want to bring this conversation closer to home. खित्ते में तो बदलती हुई सूरत हाल है, वो हम सब के सामने मुख्तलिफ उस पर एनालिसिस आ रही हैं। I want to understand कि what are the options now for Pakistan? पाकिस्तान का एक मिड पावर के तौर पे जो सालिसी किरदार था, efforts for world peace थी, उसको दुनिया ने सराहा, लेकिन now we seem to be in a very tricky situation. पहले भी पाकिस्तान ने बड़ी एक ज़बरदस्त टाइट रोप वॉकिंग की थी to balance its relations between US, between China and also not to हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है ईरान, तो उसके ऊपर भी हमने एक तरह से उससे बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात बना कर रखे। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड फॉर तेहरान टू फॉल, यानी इस वक्त जिस तरह सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना वहाँ बनाया जा रहा है, ये किसी तरह भी हमारे हक में नहीं हो सकता। नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो मुआहदे हैं, जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट्स पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं स्पेसिफिकली विद सऊदी अरब, तो क्या आप पाकिस्तान को एक तरह से एम्ब्रॉयल करने की कोशिश की जा रही है इस कॉन्फ्लिक्ट में? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, और बेस्ट केस सिनेरियो क्या है पाकिस्तान के लिए? ये बड़ा आपका कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है काफी, मैं उसको मुझे अलाउ में। देखिए, इसके अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है, उसके जो शिकें हैं वो हमारे सामने अभी तक आई नहीं है, इसलिए वी डू नॉट नो। क्योंकि इस दौरान में 2 दफ़ा पाकिस्तान और अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में जा चुके हैं, इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में जा चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि उस टाइम पे सऊदी अरब ने हमें डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया। मैं इसलिए ये नहीं कह सकता कि हमारा उनके साथ किस नौइयत का एग्रीमेंट है। दिस इज वन, ऑल्दो कि पाकिस्तान हैज प्लेस्ड इट्स स्क्वाड्रन ओवर देयर, पाकिस्तान हैज प्लेस्ड इट्स फोर्सेज ओवर देयर, जो कि वहाँ पहले से मौजूद फोर्सेज में मजीद इजाफा किया गया। हाउएवर कि आई थिंक कि जब भी मेनलैंड को कोई नुकसान तकलीफ होगी, अकॉर्डिंग टू जो हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट है,
उसको डील किया जाएगा एंड पाकिस्तान हैज बीन वेरी केयरफुल अबाउट इट, टेलिंग तेहरान के जी आप मत उन लाइंस को अबूर कीजिए जो कि हमारे दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है। एक तो ये यहाँ बात आ गई। जो दूसरी बात इसके अंदर आती है वो आप देखें वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि पाकिस्तान की एफर्ट जो थी वो 12 अप्रैल को कामयाब हो गई थी, व्हेन वी मेड श्योर कि दोनों कंट्रीज जो कि 47 ईयर से दूर थी, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रही थी, एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक टाइज रखे हुए नहीं थे, वो इकट्ठे होके बैठ गए। तो ये पाकिस्तान की एफर्ट मेरे ख्याल में पहले ही इसको तो सक्सेस को मैं कहूँगा। फिर स्विट्जरलैंड में जो हुआ वो भी पाकिस्तान की सक्सेस थी। और ये याद रखिए कि जब भी ये जंग खत्म होगी, जब भी ये दरमियान में एस्केलेशन डी एस्केलेशन की तरफ जाएगी, तो तब पाकिस्तान का जो बुनियादी इस्लामाबाद एकॉर्ड है वही नाफिजुल अमल होगा। क्योंकि अब्दुल्ला साहब एक आखिरी छोटा सा सवाल, मेरे पास वक्त महदूद होता है, मुझे ये बताइए कि वाइल वी आर कॉन्टम्पलेटिंग कि हम लार्जर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में हम डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो जाएं, वी डोंट गेट एम्ब्रॉयल्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, आई फील प्रेशर्स ऑन पाकिस्तान हैव बिन स्ट्रेटिजिकली एस्केलेटिंग। अब हम 5G वॉर में के ज़माने में रहते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी कंसर्न सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान का, क्योंकि ये दोबारा सप्लाई चेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और ये एस्केलेशन हुई है, हमारा फ्यूल सप्लाई बढ़ गया है, पेट्रोल कवर सिर्फ 14 दिन का रह चुका है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पे मज़ीद प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, और इसमें यकीनन हमारे जो दूसरी तरफ ईस्टर्न बॉर्डर पे जो हमारा नेबर है उसके भी कुछ ना कुछ उसकी भी इनपुट होगी, बिकॉज दे आर स्ट्रेटेजिकली वेरी क्लोज टू इजराइल। व्हाट डू यू से? यू हैव हिट द नेल। देखिए इजराइल बाकायदा बलूचिस्तान में उसका फुटप्रिंट मिलता है, इजराइल का फुटप्रिंट बाकायदा आपको मिलता है अफगानिस्तान में, जहां उनके हीरोप ड्रोन्स बाकायदा रीअसेंबल किए जा रहे हैं इंडिया की जानिब से। तो ये पाकिस्तान को एक टेररिज्म वॉर के अंदर फंसाया गया। उसके बाद ईरान के ऊपर हमला किया गया, दे मेड श्योर कि पाकिस्तान को पहले न्यूट्रलाइज किया जाए, और पाकिस्तान लार्जर कॉन्फ्लिक्ट में इसलिए नहीं आना चाहता, जैसे नेतन्याहू ने बकायदा बताया हुआ है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट। और इसी तरह से तुर्की ने खुद हाकान फिदान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वादे कह चुके हैं कि पाकिस्तान से पहले तुर्की जो है वो टारगेट है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का 2 रोज़ा तुर्की का दौरा हुआ था, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक नौयत के मुख्तलिफ मामलात के ऊपर और ईरान सिचुएशन के ऊपर मेरे ख्याल में बड़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू की गई है। एंड आई थिंक वी शुड बी क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि अब सूरत हाल। सब पॉलिटिकल लीडरशिप से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड बलूचिस्तान, आई थिंक मामलात को संभालने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप का एक बड़ा अहम किरदार होगा इन तमाम चीज़ों में। पॉलिटिकल लीडरशिप आई एम सॉरी टू से, लेकिन बड़े डिसअपॉइंटिंग है उनका। बलूचिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप नजर नहीं आती, जिसका 276 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर वजाहत से कहा गया था कि गवर्नेंस इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व करना जरूरी है। फिर इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने जरूरी हैं। फिर जो कहा गया था कि जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना जरूरी है। ये काम पॉलिटिकल लीडरशिप का है, चाहे वो जीबी है। जीबी में आप अंदाजा करें कि 22 घंटे बिजली नहीं आ रही। मैं अभी 2 दिन पहले वहां से आया हूँ, लोग रो रहे हैं, हालांकि बिलियंस का वहां कारोबार हो रहा है। फिर इसी तरीके से कश्मीर है आपके सामने, इस टाइम पे 1.25 महीना हो गया आइसोलेशन, बल्कि 1.5 महीना हो गया, वहाँ कंप्लीट लोग जो है वो बैठे हुए हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर। और अगर आप सिंध के अंदर देखें तो एक दफ़ा दहशतगर्दी ने सिंध का रुख इख्तियार कर लिया है, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मौजूद है। आई थिंक दे शुड दे नीड टू रियली स्टेप अप द गेम। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब्दुल्ला साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का एक बड़े कलीदी किरदार है एज अ मिड पावर, ताकि ये चीज़ें डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, लेकिन वी ऑल्सो नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल आला लीडरशिप अगर मुल्क से बाहर है, अगेन द होल एसेंस ऑफ द 18th अमेंडमेंट वाज कि आपके पास लीडर्स के ऐसे कैडर्स मौजूद हों जो आपके लोकल जो इंटरनल मामलात हैं उनको संभाल सके। इस वक्त एक लीडरशिप गैप, एक डेफिसिट नज़र आ रहा है। आवाम के साथ एक आपको ट्रस्ट गैप भी नज़र आएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। We are going to be back with more stories, but we really need to put our house in order because इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान हर तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we'll be right back.